हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लास्ट जो वीडियो में डिस्कस किए थे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, हम उसे आज कंटिन्यू करेंगे आगे। लास्ट हमने डेट जो डिस्कस किया था वो था 5 मई 1789, 5 मई 1789। 5 मई 1789 को यहाँ पे लुई 16 जो कि फ्रांस के तत्कालीन राजा थे, इन्होंने एक बैठक बुलाई थी और वो बैठक जो था स्टेट जनरल की बैठक थी। और जिस बैठक में ये कर को अनुमोदन करना था, नए कर को अनुमोदन करना था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 1614 में, यानी इससे पहले 1640 में लगभग लुई 13 के टाइम में ये बैठक बुलाई गई थी। आफ्टर 175 ईयर दोबारा 5 मई 1789 को ये बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में तीनों ही स्टेट से, फ्रांस का जो 3 स्टेट था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट, ये तीनों ही स्टेट से पीपल पार्टिसिपेट करते थे। फर्स्ट स्टेट से 300 पीपल पार्टिसिपेट करते थे, सेकेंड से भी 300 पीपल पार्टिसिपेट करते थे एंड थर्ड से भी 600 पीपल। इस तरह से टोटल 1200 यहाँ के फ्रांसीसी व्यक्ति जो है ये स्टेट जनरल की बैठक में पार्टिसिपेट करते थे। और यहाँ पे जो वोट होता था, कर के अनुमोदन के लिए जो यहाँ पे वोट होता था, ये वोट पर व्यक्ति नहीं होता था, पर पर्सन नहीं होता था, बल्कि ये पर कैटेगरी होता था। पर कैटेगरी इस वोट को दिया जाता था। तो इस तरह से ये तीनों ही कैटेगरी देखा जाए तो यहाँ से अगर एक वोट जाएगा तो सेकंड कैटेगरी से भी एक वोट जाएगा और थर्ड कैटेगरी से भी एक वोट जाएगा। तो ये जो 2 कैटेगरी थी, हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी थी जिसमें पादरी वर्ग एंड दूसरे में अभिजात वर्ग आते थे। ये दोनों टैक्स पे नहीं करते थे। जो यहाँ पे टैक्स पे करते थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग थे। तो इनकी नंबर यहाँ पे ज्यादा तो दिख रही है, लेकिन कैटेगरी वाइज अगर हम वोट देखें तो यहाँ से भी एक जा रहा है, तो यहाँ से भी एक जाएगा और यहाँ से भी एक जाएगा। तो अगर ये दोनों को मिला दिया जाए तो ऐसे ये माइनर ही रह जाएंगे। मेजोरिटी में जो लोग टैक्स नहीं दे रहे ये हो जाएगा। इस बैठक में थर्ड स्टेट ने एक अपने मांग रखने का सोचा और इन्होंने मांग को रखा भी कि ये जो वोट पर कैटेगरी कराई जाती है, ये पर कैटेगरी नहीं पर पर्सन कराया जाए, मतलब एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार हो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ से भी 300 वोट जाएगा, यहाँ से भी 300 वोट जाएगा और यहाँ से 600 वोट जाएगा। 600 वोट तो ऐसे भी ये ज्यादा हो जाएगा। और उसमें भी फर्स्ट में भी सेकंड में भी बहुत सारे ऐसे पीपल होंगे जो कि अनसेटिस्फाई होंगे इस रूल से। जैसे कल हमने 2 नाम पढ़ा था इसमें, आबेसी और मिरेबेर। ये दोनों जो नाम है ये दोनों ही पादरी वर्ग से और एक अभिजात वर्ग से संबंध रखते थे, लेकिन इन दोनों ने ही थर्ड स्टेट को सपोर्ट किया था। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि राजा के रूल से या यहाँ की राजा के शासन से वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ऐसे व्यक्ति जब इसमें आएंगे तो इनकी मेजोरिटी ऐसे भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन फ्रांस की जो शासक थे लुई 16 ने इस डिमांड को खारिज कर दिया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया इस मांग को। और यहाँ अस्वीकार करने के साथ ही जितने भी थर्ड स्टेट के लोग थे इन्होंने इस बैठक को ही बहिष्कार कर दिया। और इस बैठक को बहिष्कार करने के बाद उन्होंने वर्साई में इंटर टेनिस कोर्ट जो था वहां पे जाकर के इन्होंने नेशनल असेंबली का गठन किया। नेशनल असेंबली का गठन होता है 20 जून 1789 को। 20 जून 1789 को ये नेशनल असेंबली का गठन करते हैं। और इस गठन के जो प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, वो आबेसी और मिरेबेर थे। ये दोनों मिलकर ही इनको लीड कर रहे थे। और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जो थे इनका नाम बेली था और ये दोनों लीड कर रहे थे। नेशनल असेंबली ने ये घोषणा कर दिया कि जब तक हमारे जो राजा हैं इनके ऊपर अंकुश लगाने वाला संविधान नहीं आ जाएगा, यानी इनके ऊपर कंट्रोल करने वाली कोई पावर नहीं आ जाएगी, तब तक ये नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे। 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में गठन होता है
और यहाँ पे इन लोगों ने इसका घोषणा कर दिया कि जब तक हमारे यहाँ संविधान का या फिर राजा के ऊपर कोई भी अंकुश लगाने वाली हमारे पास शासन नहीं होगा, तब तक वो नेशनल असेंबली को गठन नहीं करेंगे, भंग नहीं करेंगे। इसके बाद 14 जुलाई 1789 का डेट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बास्टिल किले का पतन, ये यहाँ पे एक किला था या कह सकते हैं कारागार टाइप का था, यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। ऐसे ये बास्टिल का किला जो था लुई 16 का या फिर फ्रांस के शासक का निरंकुशता का प्रतीक था। ये ऐसे भी इसको निरंकुशता का प्रतीक माना गया है। यहाँ पे जो कुल कैदी थे मात्र 7 कैदी थे, एक तरह का यह कारागार था और यहाँ 7 कैदी थे। यहाँ पे लोगों ने धावा बोल दिया। 14 जुलाई 1789 को लोगों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और इस किले को तहस नहस कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया और ये जो 7 कैदी थे इन्हें छुड़ा लिया गया। इस तरह से ये इस किले को खत्म करने की खबर जो राजा को लगी, तो 4 अगस्त 1789 को 4 अगस्त 1789 को इन्होंने असेंबली को जो भी इनका मांग था उसको स्वीकार कर लिया गया, यानी नेशनल असेंबली को अप्रूव कर दिया गया। राजा ने ये स्वीकार कर लिया कि अब हम संविधान बनाने के लिए या अपने ऊपर संविधान का अधिकार देने के लिए तैयार हैं। और फाइनली यहाँ पे नेशनल असेंबली को ये अधिकार दे दिया जाता है कि अब आप संविधान को बना सकते हैं। 4 अगस्त 1789 कर्तव्य कर, ये कर टैक्स है, कर्तव्य ड्यूटीज एंड बंधन सर्विस जो था इन लोगों से मुक्त हो गए, यानी जो थर्ड स्टेट के लोग थे जो कि यहाँ पे अभिजात वर्ग को यानी थर्ड स्टेट के लोग जो है सेकंड और फर्स्ट स्टेट को अपना सर्विस देते थे, टैक्स देते थे या उनके प्रति जो भी उनकी ड्यूटीज थी उससे उनको मुक्ति मिल गई। और यहाँ पे फाइनली नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू कर दिया। 7 अगस्त 1789 को एक घोषणा पत्र आया, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कब आया? 27 अगस्त 1789 को। ये नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को हम पुरुष नागरिक अधिकार भी घोषणा पत्र कह सकते हैं। पुरुष नागरिक अधिकार घोषणा पत्र इसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में यहाँ पे जो भी अधिकार दिया गया था वो अधिकार सिर्फ पुरुष को दिया गया था, महिलाओं को यहाँ पे कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। यानी ये फ्रांस की 1789 की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तक ये आंदोलन भी हुआ, कुछ अधिकार भी मिले, पर ये अधिकार पुरुष को सिर्फ दिया गया, महिलाओं को नहीं दिया गया। यहाँ पे ये कुछ अधिकार भी मिल गया, जैसे फ्रीडम का स्वतंत्र, फ्रीडम एंड प्रेस का मिल गया, जीवन जीने का अधिकार मिल गया। इस तरह से कुछ अधिकार इन्हें यहाँ पे मिल गया। जब नेशनल असेंबली ने अपना संविधान बनाना शुरू किया तो 1791 में इनका संविधान लगभग तैयार हो चुका था। 1791 में संविधान बनकर तैयार हो गया और राजा के ऊपर एक राजा की मंत्री दोनों के ऊपर जो है यहाँ संविधान का अंकुश हो गया, यानी ये हो गए लेजिस्लेटिव। ये हमारे एग्जीक्यूटिव हो गए, राजा और उनके मंत्री। और जो संविधान निर्मात्री यहाँ पे जो लोग थे, नेशनल असेंबली में जो लोग होते हैं, ये इनडायरेक्टली वे में इनका चुनाव होता था। यानी फ्रांस में जो भी यहाँ पे नेशनल असेंबली के सदस्य होते थे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। यहाँ पे हम कुछ थिंकर फिलोसफर का नाम पढ़ेंगे जिनका कि इस पूरे आंदोलन में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसमें पहला नाम जॉन लॉक का है, दूसरा मॉन्टेस्क्यू है और तीसरा रूसो है। इन तीनों फिलोसफर ने अपने विचार को फ्रांसीसी जनता के बीच प्रसार किया और यहीं से इन्हें इंस्पायर्ड हुए और इनके अंदर अवेयरनेस आए। इन तीनों ने ही अमेरिकी क्रांति से इंस्पिरेशन मिला था इन तीनों को। जॉन लॉक का एक काफी फेमस बुक है दैवी और निरंकुश सिद्धांत का खंडन, जो यहाँ पे लुई 16 या फिर लुई 13-14 जितने भी राजा थे ये अपने आप को ईश्वर के जो प्रतिनिधि समझते थे, तो इन्होंने इस विचार को खंडन किया।
देवयानी को सिद्धार्थ का खंडन जॉन लॉक का बुक है। मॉन्टेस्क्यू का द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज ये काफी फेमस बुक रहा इनका, और इसी बुक में इन्होंने सत्ता के हस्तांतरण को, यानी सत्ता का जो ये हस्तांतरण है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सबसे पहले इसी बुक से हमें ये थ्योरी मिलती है। प्रेजेंट टाइम में जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी हमें ये गवर्नमेंट के 3 रूप देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग पूछे तो ये थ्योरी यहीं से आया था, और ये आइडिया फ्रांस की सरकार ने यहाँ पे भी अपनाया। इसके बाद रूसो का बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनका ऐसा मानना था कि जनता और जो इनके प्रतिनिधि होते हैं इनके बीच में कुछ अनुबंध होना चाहिए, इनके बीच एक समझौता तरह का होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू का यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इनके थ्योरीज का, इनके आइडियाज का, और यहाँ पे सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका लेजिस्लेटिव जो कि लॉ मेक करती है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ को एग्जीक्यूट करती है, और न्यायपालिका जुडिशियरी जो कि जस्टिस का काम करती है। न्यायपालिका को यहाँ पे इंडिपेंडेंट रखा गया, और विधायिका जो है वो कार्यपालिका के ऊपर अपने अंकुश रखेगी, यानी विधायिका को ऐसा पावर दिया गया, एक वीटो पावर की तरह हम कह सकते हैं। विधायिका को ऐसा पावर दिया गया कि कार्यपालिका का कोई भी कार्य अगर वो जनता के हित में नहीं हो, मतलब कि जनता अगर उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकती या जनता के लिए वो सही नहीं है, तो वो इनके कार्यों को रोक सकती है, इनके कार्यों के ऊपर अंकुश लगा सकती है। ये जो नागरिक अधिकार घोषणा पत्र आया था, इसके द्वारा यहाँ पे 2 तरह के नागरिक बना दिया गया। पहला सक्रिय नागरिक और दूसरा निष्क्रिय नागरिक, यानी एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। ये एक्टिव सिटीजन क्या है और पैसिव सिटीजन क्या है? एक्टिव सिटीजन, यहाँ पे एक्टिव सिटीजन वैसे पीपल थे जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर को इनडायरेक्टली वे में चूज कर सकते थे। अब इसमें 25 ईयर एज रखा गया, 25 ईयर एज केवल मेन का, इसमें फीमेल नहीं थी, सिर्फ ये मेल को अधिकार दिया गया जो 25 एज या फिर इससे ऊपर थे। जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, एज लाइक यहाँ पे 25 ईयर एज दिया गया पीपल को, सॉरी पीपल नहीं कह सकते, केवल मेल को दिया गया। इसके बाद दूसरा विच पीपल, वैसे पीपल जो कि 3 डेज के लेबर के बराबर टैक्स पे करते थे। उनकी आयु 25 साल या इससे अधिक होना चाहिए और वो 3 दिन के मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते हैं। ऐसे लोग आ गए हमारे एक्टिव सिटीजन में, सक्रिय नागरिक में, और वोट देने का भी अधिकार से इन्हें ही दिया गया। सेकेंड हम पढ़ेंगे निष्क्रिय नागरिक, पैसिव सिटीजन। अब इसके अलावा जो भी बचे, या तो जिनकी एज बिलो 25 है, या फिर जो फीमेल है, या जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे नहीं कर सकते, ये सारे लोग आ गए पैसिव सिटीजन में। पहला जिनकी एज 25 से नीचे है, दूसरा ऑल फीमेल, एंड तीसरा ऐसे लोग जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर टैक्स पे नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पूरे फ्रांसीसी सोसाइटी में यहाँ के सिटीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला पार्ट सक्रिय नागरिक का और दूसरा निष्क्रिय नागरिक का। अब यहाँ तक हम देख लें कि इतने सारे आंदोलन हुए, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इस आंदोलन में जो इम्पोर्टेंट रोल रहा था वो भी थर्ड स्टेट का रहा था, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ अधिकार की बात करो तो थर्ड स्टेट के लोग की अभी भी हालत वही रह गई, जो टैक्स पे कर ही नहीं सकता, उसे डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अफेक्ट करने का तो कोई राइट ही नहीं मिला, यानी ये अभी भी बाहर ही रह गए। यानी जो यहाँ पे थर्ड स्टेट में वैसे पीपल थे जो पढ़े लिखे थे या जो धनवान थे या जो थोड़े अमीर थे, रिच पीपल थे, उन लोगों को तो यहाँ पे अधिकार मिला, राइट मिला, लेकिन अभी भी वैसे लोग जिन्हें रियल में अधिकार की जरूरत थी अभी भी वो यहाँ पीछे ही चल रहे हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है तो ध्यान रखिएगा, आबेशिये जो कि यहाँ पे नेशनल असेंबली को लीड कर रहे थे, उन्होंने एक पत्रिका, एक पंपलेट छपवाया था जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ये एक पंपलेट है जो कि आबेशिये के द्वारा प्रकाशित किया गया था।
अब यहाँ पे दो तरह के नागरिक हो गए, तो अब लोगों के बीच थोड़ी अवेयरनेस आ गई थी। इस मूवमेंट के बाद, इस क्रांति के बाद लोग थोड़े सत्ता को, रूल को, पोजीशन को, पावर को समझने लगे थे। तो इन्होंने यहाँ पे अब डिस्कस करना शुरू किया, जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है इलेक्शन टाइम में लोग नुक्कड़ पे चाय के टपरी पे बैठ करके ऐसे डिस्कस करना शुरू करते हैं। एज लाइक बस समझ लो वैसे ही एक क्लब है जोकोबिन क्लब। इसका नाम काफ़ी फेमस है। इसके अलावा और भी क्लब के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लब है, तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जोकोबिन क्लब। जोकोबिन क्लब में जितने भी मेंबर थे वो सारे मेंबर थर्ड स्टेट से आते थे। यानी इसमें बेकरी वाले थे, कपड़े सिलाई करने वाले थे, ट्रेडर्स थे, छोटे मोटे काम करने वाले जितने भी लोग थे, यानी थर्ड स्टेट के पीपल, वो सारे जोकोबिन क्लब में आते थे। और यहाँ पे इनका डिस्कशन, गर्मा गर्म बहस शुरू होता था। जोकोबिन क्लब के मेंबर जो है वो धीरे धीरे अब स्ट्रांग होते जा रहे थे, और इसमें एक मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो कि इनके लीडर बने। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने फ्रांस पे 1 साल रूल भी किया, 1 ईयर का इनका रूल भी रहा। और जैसे ही ये खत्म होता है संविधान का शासक, वैसे ही शुरू होता है जोकोबिन क्लब का, यहाँ पे शुरू होता है रूल। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर यहाँ रूल करते हैं। तो ये इतने हार्ड रूल बनाते हैं कि खुद इनसे ही फॉलो नहीं हो पाता है, और बहुत सारे लोगों को इसमें गिलोटिन पे चढ़ा के फांसी दे दी जाती है। खैर छोड़े, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम पढ़ते हैं 1792 में भी एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुई थी। 1792 में यहाँ पे राजा संविधान को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इन्होंने इंटरनल वे में गुप्त तरीके से अदर कंट्री से भी इन्होंने अपना संबंध रखा था, और इसी संबंध की वजह से ऑस्ट्रिया और पर्सा का युद्ध हो जाता है। और ये युद्ध जो है ऑस्ट्रिया पर्सा वार पारित जो करता है वो है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के द्वारा 1792 में ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध जो है वो पारित किया जाता है, और ये युद्ध से ही फ्रांस की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। एक तो पहले जो भी यहाँ के खजाना खाली हो चुका था, यहाँ पे लगभग 12 अरब लिवरे का फ्रांस के ऊपर पहले से ही लोन था। लेकिन जैसे ही संविधान का शासन आता है, तो जितने भी चर्च की स्वामित्व वाली भूमि होती है वो सब कब्जा कर लिया जाता है, और इस तरह से यहाँ पे चर्च वाले भूमि के कब्जा करने से 20 अरब लिवरे यहाँ के सरकार को यानी नेशनल असेंबली को मिलता है। लेकिन वापस से फिर 1792 में हमारा ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध आ जाता है, और इस युद्ध में भी इनकी हालत बहुत खराब होती है। यहाँ पे इन लोगों ने सैनिकों को जब वार के लिए भेज रहे थे, तो यहाँ पे जो भी सैनिक वार के लिए जा रहे थे, इन्होंने एक सॉन्ग गाना शुरू किया, और ये सॉन्ग इस समय काफ़ी फेमस रहा था कि अपने इंटरनल मोटिवेशन के लिए लोग गाते थे, कह सकते हैं कि अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए ये सैनिक ये सॉन्ग मार्सिले को गा रहे थे। और ये मार्सिले यहाँ का रॉजेट द लाइन का लिखा हुआ एक पोयम था या गाना था कह सकते हैं, जिनको कि यहाँ के सैनिकों के द्वारा गाया गया, और बाद में ये फ्रांस का राष्ट्रगान भी बन गया। मार्सिले इतना फेमस हुआ कि फ्रांस का ये राष्ट्रगान बन गया।